हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्ट्स लर्निंग। आज हम बात से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है। आप एक काम कर सकते हैं, जैसा मैं बताता हूँ कि आप पॉज कर करके इसको देख सकते हैं, ब्रेक कर करके इसको देख सकते हैं, या आप एक काम कर सकते हो, जैसा मैं बताता हूँ हमेशा आप मॉर्निंग में उठ के देखिएगा। अगर आप मॉर्निंग में उठ के कोई भी चीज़, अगर आप इस वीडियो को भी देख रहे हैं तो आप याद आपको आप कभी भूलेंगे नहीं लाइफ में। और एक्चुअली में आपको ये हैबिट आपकी लाइफ में जनरेट करनी है कि मॉर्निंग में उठ के कोई भी चीज़ कुछ करो या ना करो, आप स्टडी जरूर करिए। थोड़ा सा आप जो भी आपको चीज़ याद नहीं होती हैं उनको रिवाइज करिएगा। तो आप वीडियो अगर मॉर्निंग में बिस्तर छोड़ने से पहले आप देख रहे हैं तो आप चीज़ों को कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं आगे। बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर, एटम। तो बात किसकी हो रही है? एटम की। इसकी बात हो रही है एटम के स्ट्रक्चर की। तो एटम क्या है? एटम आया वर्ड कहाँ से इसकी ओरिजिनेशन हुई है, कहाँ से इसको लिया गया है, कैसे ये फिगर में आया, कैसे पिक्चर में आया है, समझिएगा ध्यान से। तो एटम क्या है? ग्रीक वर्ड से लिया गया। इसका मीनिंग होता है इनडिविजिबल, जिसको हम डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। हम इसको डिविजिबल नहीं कर सकते हैं। और साथ में इसको अल्टीमेट पार्टिकल भी बोला गया है। तो क्या है कि कुछ इंडियन फिलोसफर थे एंड ग्रीस फिलोसफर थे, तो उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं कि भाई मैटर है, मैटर स्मॉलेस्ट छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला जाता है? एटम बोला जाता है। फिर साथ में एक थ्योरी और आई है डाल्टन साहब की। डाल्टन साहब ने भी इसको काफ़ी पॉपुलर एंड काफ़ी सक्सेसफुल थ्योरी रही है डाल्टन की। तो इन्होंने फिर लेटर इसमें बाद में अपनी थ्योरी दी, एटॉमिक थ्योरी। इसके बाद कुछ और साइंटिस्ट आए, कुछ और साइंटिस्ट जैसे कि जे थॉमसन, गोल्ड स्टीम, या फिर रदरफोर्ड, गोल्ड स्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक्स एंड वोहर, इनका वोहर मॉडल भी था। इसके बाद इन सारे साइंटिस्टों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया और जो अल्टीमेट पार्टिकल्स है इसका इन्वेंशन हुआ। इसको नाम दिया गया एटम। तो आप एटम को क्या बोल सकते हो? अल्टीमेट पार्टिकल्स है। और क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। किसका? मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो काफ़ी कंट्रीब्यूशन लाया डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट का। तो इस तरह से एटम का जो डिस्कवरी हुई है इस तरह से हुई है। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। अब बात करते हैं कुछ और व्यूज, आप इसमें देख लीजिएगा, देखिएगा। बात करते हैं एंशियंट टाइम में जो कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि जैसे सबसे पहले हमारे जो ऋषि कनाद के बारे में आपने शायद सुना होगा। ऋषि कनाद 6वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ था। आज से अगर 23 मार्च 2020 में मैं अपलोड कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो आप समझ लीजिए आज से लगभग 2500 साल पहले जो इंडियन फिलोसफर थे ऋषि कनाद जी, उन्होंने कॉन्सेप्ट दे दिया था इसका। तो देखिए कितने ब्रिलियंट थे। मैं इनकी बहुत जल्दी बायोग्राफी लेके आऊँगा। अगर आपको अगर आपको बायोग्राफी चाहिए है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। पहली बात तो मैं अपलोड करूँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। एक्चुअली में आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। थोड़ा हमको भी मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है थोड़ा सा, फिर और आपके लिए मेहनत करने की सोचते हैं कि भाई लाइक करिएगा। लाइक करने से हमको लगता है कि भाई अच्छा लग रहा है लोगों को। सब्सक्राइब कर रहे हैं लोग बाग, अच्छा लग रहा है तो और अच्छे से अच्छी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। अच्छा सा अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करूँगा। तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए चैनल। तो इन और जो बायोग्राफी है कनाद की मैं बहुत जल्दी आपको लेके आऊँगा। और बेल नोटिफिकेशन भी आप क्लिक कर लीजिए जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो इंडियन जो फिलोसफर थे इन्होंने सबसे पहले जो अपने जो थ्योरी जो कॉन्सेप्ट दिया था, इन्होंने बोला था जो मैटर है, मैटर भी किससे बना हुआ है? छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। और उनको इन्होंने नाम भी दिया पैरामुनस, है ना, पैरामिनस इसका नाम दिया। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनको क्या बोला है? पैरामिनस मीन्स एटम्स। फिर फर्दर क्या बोला है कि अगर दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स मिलते हैं तो कुछ नाम भी दिए। अगर दो पार्टिकल्स मिलते हैं तो दिव्याणु का नाम दिया, दिव्याणु का। अगर उससे फर्दर और कॉम्बिनेशन होता है और जो एटम्स हैं वो कंबाइन होते हैं तो ट्रायणु का, उसका नाम क्या दिया? ट्रायणु का। तो काफ़ी ब्रिलियंट जो फिलोसफर थे कनाद जी। तो इसके बाद फिर काफ़ी टाइम बाद डाल्टन थ्योरी आई है। डाल्टन साहब ने अपनी थ्योरी दी है। तो इन्होंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए, केमिकल ऑब्जर्वेशंस किए, जिनको इन्होंने नाम दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस के थ्रू। तो इन्होंने इनकी जो थ्योरी है काफ़ी सक्सेसफुल रही है। लेकिन फेल वहाँ पर हो जाती है इनकी, जो एलिमेंट्स का जो बिहेवियर था, जो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाए, केमिकल रिएक्ट जो एक्टिविटी हो रही थी उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई। तो वहाँ पे थोड़ा सा इनका फेलियर देखने को मिलता है। साथ में जो इन्होंने पोस्टुलेट अपनी थ्योरी में जो पोस्टुलेट दिए हैं
एक एक करके आपको समझाता हूँ। देखिएगा, फर्स्ट इन्होंने जो पोस्टुलेट दिया, इन्होंने भी उसी बात को बोला जो कनाद जी ने बोला था कि जो मैटर है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, और उसी पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। इसके बाद क्या बोला है कि इनडिविजिबल, एटम क्या है, इनडिविजिबल है, इसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है, ना ही इसको बना सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ में क्या है कि जो एटम है, अगर एटम है किसी भी सेम एलिमेंट के देखेंगे तो वो कैसे रहते हैं, एक तरह के रहते हैं। अगर दूसरे एलिमेंट के देखेंगे तो उसके भी एक तरह के रहते हैं। व्हेन वी कंपेयर टू अनदर एलिमेंट, अगर इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएंगे, वो अलग अलग होते हैं। तो ये उन्होंने बोला। इसके साथ साथ क्या है, और भी चीजें बताइए। इसके साथ जो नेक्स्ट पोस्टुलेट दिया है, क्या बोला है कि अगर जो एटम्स हैं, अगर एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। लेकिन वो किस में होते हैं, वो एक सेम होल नंबर रेशियो में क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं आपस में, तब जाके मॉलिक्यूल या फिर कंपाउंड फॉर्म करते हैं। साथ में जो लास्ट इन्होंने पोस्टुलेट दिया, क्या बोला है कि कोई भी अगर केमिकल रिएक्शंस हो रही है तो उसमें जो पार्टिसिपेंट होता है किसका होता है, एटम का पार्टिसिपेट्स होता है। मीन्स साथ में इन्होंने बोला है कि जो मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, उसको क्या बोलते हैं, एटम ही बोला जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द पार्टिकल विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शंस। तो जो केमिकल रिएक्शंस है उसमें एटम है, एटम सबसे छोटी यूनिट है मैटर की जो पार्ट लेती है। ठीक है, ये तो था नॉर्मल इसके बारे में, डाल्टन थ्योरीज के बारे में पोस्टुलेट थे सारे। इसके बाद जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी है वो क्या कॉन्ट्रोडिक्शंस है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के साथ, वो भी समझिएगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, क्या कॉन्ट्रोडिक्शंस है। जैसे कि डाल्टन थ्योरी ने बोला कि इनडेस्ट्रक्टिबल है, लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, डेस्ट्रक्टिबल है। और साथ में डाल्टन थ्योरी क्या कहती है, इंडिविजिबल है, इसको छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड, सबसे छोटा पार्टिकल ही होता है एटम। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या बोलती है, बताती है कि भाई ये डिविजिबल है, साथ में एक किससे मिलकर बना हुआ है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। इसके साथ डाल्टन थ्योरी क्या कहती है, जो एटम्स हैं किसी एलिमेंट्स के, वो क्या रहते हैं, सारे एक जैसे रहते हैं। लेकिन मॉडर्न थ्योरी क्या कहती है, एक जैसे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। एक किसमें देखने को मिलता है, आइसोटोप्स में देखने को मिलता है। तो आइसोटोप होते हैं, आइसोबार होते हैं, ये मैं आगे चल के आपको अच्छे से क्लियर करूंगा। तो ये सारी चीज़ें, ये कॉन्ट्रोडिक्शंस थे दोनों थ्योरी के अंदर। इसके साथ रिलेशन क्या क्या को रिलेट करती हैं, हाँ बिल्कुल, एक चीज़ से दोनों जो थ्योरियाँ को रिलेट करती हैं। क्या है कि केमिकल रिएक्शंस में जो पार्ट है एटम का, वो दोनों थ्योरी ही कोरिलेट करती हैं कि भाई अगर केमिकल रिएक्शंस में जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है, मींस एटम है, वो क्या करता है, वो पार्ट लेता है, उसके बिना केमिकल रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। तो दोनों ही थ्योरी के जो सेम कॉन्सेप्ट थे, जो को रिलेशन था, वो इसकी वजह से को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके बारे में। अगर आपको, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा, तो अगर आपको थोड़ा सा बोर हो रहे हो तो आप पॉज कर सकते हैं और अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज़ की, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। अगर आप बोर हो भी रहे हैं तब भी आपको ये देखना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये सब चीज़ें नहीं देखी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट होने वाली हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप देखिएगा, अगर आप बोरिंग फील कर रहे हैं तो पॉज कर सकते हैं, फिर आप बाद में देखिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो बात करते हैं कि जैसा कि अभी बताया था, एटम है, एटम किससे मिलकर बना है, तीन चीज़ों से मिलकर बना, तीन चीज़ों से कंसिस्ट हुआ है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। तो यहाँ पर एक ब्रीफ स्ट्रक्चर बना हुआ है, कोई भी एक एटम है तो अंदर वाला पार्ट होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस, सेंटर पार्ट को क्या बोलते हैं, एटॉमिक न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स होते हैं। और बाहर ये लाइन से दिख रही है, इस तरह से सर्कुलर आपको लाइन दिख रही है, इनको बोलते हैं ऑर्बिट्स। ऑर्बिट के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, जो कि चारों तरफ रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ये क्या है, एक मॉडल टाइप का मैंने बता दिया कि एटम इस तरह से, ये आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। तो जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, इन्हीं को सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला जाता है। तो अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसी हुई, क्या हुआ, तो आप समझिएगा ध्यान से। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से पहले डिस्कवरी ऑफ कैथोड की डिस्कवरी हुई थी। तो कैथोड रे की डिस्कवरी हुई थी। इसी के आगे इसको लीड करती हुई डिस्कवरी किसकी हुई, इलेक्ट्रॉन्स की। तो कैथोड की डिस्कवरी किसने की थी, विलियम क्रॉक्स ने। 1878 में विलियम क्रॉक्स ने कैथोड रे की डिस्कवरी की थी। कैसे, एक अपना एक्सपेरिमेंट किया, एक डिस्चार्ज ट्यूब बनाई, इसमें गैस फिल्ड किया और यहाँ पर एक प्लेट लगाई, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट एंड ये नेगेटिव प्लेट, दोनों प्लेट यहाँ पर उन्होंने यहाँ पर नेगेटिव प्लेट एंड पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर स्टेबलाइज किया और साथ में इसमें गैस फिल करी। गैस एक लो प्रेशर पे फिल की और साथ में
तो इन्होंने क्या देखा, जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट हुई, जैसे ही डिस्चार्जिंग स्टार्ट हुई, तो क्या हो रहा था यहाँ पर एक आप देख सकते हो यहाँ पर थोड़ा सा बना भी हो, स्ट्रक्चर बना भी है कि ब्लू रेज इमिट होना यहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो इन्हीं ब्लू रेज को क्या नाम दिया गया कि कैथोड रे। क्यों कैथोड रे, और साथ में क्यों नाम दिया गया, देखिएगा यहाँ पर क्या है, एक निगेटिव प्लेट है ना, निगेटिव प्लेट है, और यहाँ पे क्या पॉजिटिव है। तो आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। क्यों जब डिस्चार्जिंग होती है, आपने देखा बैटरी वगैरह में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स, निगेटिव चार्ज किसका होता है, इलेक्ट्रॉन्स के, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करते हैं ना, इस तरह से, है ना, मूव कर रहे हैं। वैसे भी आप कॉन्सेप्ट वाइज समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या, नेगेटिव चार्ज यहाँ से पॉजिटिव की तरफ मूव करता है। क्यों करेगा, क्यों, अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बीच क्या होता है, अट्रैक्शन होता है। तो यहाँ से जो कंक्लूजन निकाला है, किसका कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रेज की क्या हो जाती है, डिस्कवरी यहाँ पर हो जाती है। तो इसके बाद फर्दर कुछ टाइम बाद एक साइंटिस्ट आते हैं, इसके बाद साइंटिस्ट आते हैं जे थॉमसन, 1897 में जे थॉमसन जी आते हैं। तो जो कैथोड रे थी उसके पार्टिकल्स का इन्होंने क्या, जो कंस्टिट्यूट्स है जो कैथोड रे के हैं, उनकी डिस्कवरी की। उन्हीं पार्टिकल्स को क्या बोला गया, इलेक्ट्रॉन्स बोला गया, है ना, कि जो नेगेटिव प्लेट्स है, जो नेगेटिव चार्ज है, रेज है, तो वो किससे है, वो कुछ ना कुछ वहाँ पर पार्टिकल्स हो गए, क्योंकि अभी बताया था मैटर कुछ ना कुछ तो होता ही है, कोई ना कोई तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, तो रेज भी कोई ना कोई पार्टिकल से बनी है। तो इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए, जैसे कि रेज क्या होती है, रेज में काइनेटिक एनर्जी होती है काफ़ी। तो इन्होंने क्या हुआ, बीच में कोई इसके पाथ में एक ऑब्जेक्ट रखा, तो वहाँ पर शैडो बनी, एक शैडो बनी, वहाँ पर शैडो फॉर्म्ड हुई। फिर साथ में एक चीज़ और की, इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड किया। तो पॉजिटिवली चार्ज प्लेस्ड किया तो यहाँ पर क्या डिफ्लेक्शन है वो देखने को मिला, कि जो रेज है नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर इसके बाद कंक्लूजन निकाला, इन्होंने देखा कि भाई डिफ्लेक्शन हो रहा है, क्यों, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो कुछ ना क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इन्होंने फिर जो कंक्लूजन निकाला कि कैथोड रे किससे मिलकर बनी हुई है, एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, जिसका नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, जिसको नाम क्या दिया गया कि इनको बोला गया इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। और साथ में क्या बताया कि जो पार्टिकल्स हैं या जो एटम है किसके, एलिमेंट्स के, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है, सेम एक ही तरह के हैं, सेम पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स सेम एक ही तरह के हैं। इसके साथ और भी चीज़ आई है कि भाई जब पहले कोई भी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज प्लेस नहीं किया था तो सीधी मूव कर रही थी, सीधी इस तरह से मूव कर रही थी, मीन्स कोई डिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिल रहा था। इसका मतलब उसके अंदर ये जो नेगेटिव चार्ज है कहीं ना कहीं से इक्वलाइज हो रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जो एटम्स है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, इसका मतलब न्यूट्रल हो रहा है, नेगेटिव चार्ज जब पार्टिकल्स हैं तो पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए। तो इसी बेसिस पर, इसी कंक्लूजन पर डिस्कवरी फर्दर किसकी होती है, प्रोटॉन्स की होती है। तो अब जो नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, उसकी हम बात करेंगे प्रोटॉन्स की। तो देखिएगा प्रोटॉन्स के बारे में समझिएगा। देखो अब क्या है प्रोटॉन्स, हाँ, तो प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन इसके बाद फर्दर एक साइंटिस्ट आते हैं, गोल्ड स्टीन आते हैं, तो इसको स्टडी करते हैं। तो क्या करते हैं कि कैथोड रे ट्यूब, एक मॉडिफाइड कैथोड रे जो ट्यूब है उसका यूज़ करते हैं, साथ में एक परफॉर्मेटेड कैथोड का भी यूज़ करते हैं। अब परफॉर्मेटेड कैथोड क्या है कि इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, है ना, छोटे छोटे होल होते हैं। तो होल से क्या होता है कि होल बनाए जाते हैं, एक कैथोड प्लेट होती है उसमें होल बनाए जाते हैं। तो क्या है कि जैसे ही उन्होंने क्या किया, यहाँ पर डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है, एक डिस्चार्ज ट्यूब है, डिस्चार्जिंग स्टार्ट होती है। तो क्या होता है, यहाँ पर एक एनोड लगा रखा है, तो एनोड की तरफ कुछ जो पार्टिकल्स है वो मूव करने लगते हैं, कुछ रेज हैं वो मूव करने लगती हैं, और कुछ हैं जो इस तरफ मूव करने लगती हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं। ठीक है, जो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही थी रे, तो उनको नाम दिया गया, उनको बोला गया एनोड रे। क्या बोला गया, एनोड रे। तो अब इसके बाद जो कंक्लूजन है, जो कंक्लूजन क्या निकाला जाता है, तो देखा जाता है कि जो एनोड रे है, एनोड रे क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव था, नेगेटिव यहाँ पे मूव कर रहा है, यहाँ पर कोई और है ना, नेगेटिव चार्ज है मान लो, तो यहाँ पर क्या पॉजिटिवली चार्ज मूव करेंगी, मतलब जो अपोजिट चार्ज है वो मूव करेगा। ठीक है, या अपने यहाँ पर क्या करेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है, इसकी वजह से क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज अगर एनोड यहाँ पर लगाया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ मूव कर रही है, या एनोड यहाँ पर मूव कर रहा है। तो एनोड यहाँ पर मूव क्यों कर रहा है, रीजन है ना। हाँ, एक बार और अगेन एक्सप्लेन करता हूँ इसको कि यहाँ पर क्या एनोड है, एनोड मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो एनोड की तरफ क्या हो रहा है कि कैथोड रे मूव की है, मीन्स नेगेटिव चार्ज मूव किया।
तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, नेगेटिव जो रेज हैं वो यहाँ मूव करना स्टार्ट हो जाती हैं। ठीक है, तो यही जो कंक्लूजन है निकाला बाद में कि जो एनोड रेज है वो किससे मिलके बनी हुई, उसी के अंदर कोई ना कोई पार्टिकल्स होगा, तो उसको बोला गया प्रोटॉन्स। और साथ में जो पॉजिटिव रे हैं, जो एनोड रे हैं, वो किससे इफेक्ट हो रही हैं, किससे इफेक्ट हो रही हैं, वो हो रही हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड से इफेक्ट हो रही हैं। इस वजह से वो मूव कर रही हैं कहाँ पर, अपोजिट डायरेक्शन में उनका मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रोटॉन पार्टिकल्स की डिस्कवरी है, तो इस तरह से प्रोटॉन पार्टिकल्स की डिस्कवरी होती है। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखते हैं क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियाई। नेक्स्ट जो साइंटिस्ट है आते हैं लॉर्ड रदरफोर्ड। तो जो लॉर्ड रदरफोर्ड है 1911 में, 1911 में आते हैं। तो फिर इसके बाद देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपके ध्यान रखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर अभी भी आपको अगर थोड़ा सा बोर्ड हो रहे हैं तो आप इसको ब्रेक करिएगा, फिर पॉज करके देख सकते हैं। तो ये क्या है, रदरफोर्ड के बारे में देखिएगा। हाँ देखिएगा, तो लॉर्ड रदरफोर्ड, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, एटॉमिक न्यूक्लियाई की। तो जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया कि क्या करते हैं, अल्फ़ा जो पार्टिकल्स हैं, अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डिंग करते हैं, या अल्फ़ा पार्टिकल्स को क्या करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं थिन गोल्ड फॉइल में। ठीक है, तो थिन गोल्ड फॉइल की तरफ, किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द पाथ ऑफ द रे के पाथ में क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्या देखते हैं कि कुछ पार्टिकल्स डेविएट हो रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल उसी डायरेक्शन में आ जा रहे हैं वापस। तो इस तरह से उन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल रहे हैं, कुछ डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, कुछ और उसी रास्ते से वापस आ रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट चीज़ें उन्होंने देखी। फिर इसके बाद जो कंक्लूजन निकाला इन्होंने, इसको देख के निकाला जो कंक्लूजन, वैसे भी आप देख सकते हो कि, तो कंक्लूजन निकाला कि जो बीच में है, जो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, जो सीधे बिल्कुल उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर वो क्या है, एक पॉजिटिवली, यहाँ पर क्या है, जो सेंटर पार्ट में क्या हो रहे हैं, वहां पर बिल्कुल जो सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, तो वहां पर क्या है, वहां पर एक कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज है। क्या है, कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से वो क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो सेंट्रल में इन्होंने क्या पता लगा है कि कंसंट्रेटेड कोई ऐसा चार्ज है, कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से अल्फा पार्टिकल्स, नेगेटिव पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और जहां पर कुछ नहीं है वहां पर सीधे निकल जा रहे हैं। तो इस तरह से एटॉमिक न्यूक्लियाई की क्या हो जाती है, डिस्कवरी हो जाती है कि सेंट्रल पोजिशन जो रीजन है उसमें क्या है, एक कंसंट्रेटेड पॉजिटिवली मास है, जो कि कहाँ पर है, सेंटर में है। ठीक है, इस तरह से उसकी डिस्कवरी होती है। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ देखते हैं। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की। ठीक है, तो एक एक करके सारे समझ लिया आपने, पहले इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, अब न्यूट्रॉन। तो इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जेम्स चैडविक, 1932 में जेम्स चैडविक आते हैं। अब इन्होंने किसकी डिस्कवरी की है, न्यूट्रॉन्स की। किसकी, न्यूट्रॉन। हाँ, तो क्या किया कि जो एक्सपेरिमेंट है, जो इन्होंने पोस्टुलेट, जो थ्योरी के इनके जो एक्सपेरिमेंट किए, अपनी थ्योरी दी, जो पोस्टुलेट थे, तो इन्होंने क्या देखा कि जो मास है एटम का, वो किसके इक्वल है, क्योंकि प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, है ना। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मासलेस होता है, तो जो मास है एटम का, जो मास है किसके इक्वल था, प्रोटॉन के इक्वल था। तो इन्होंने फिर स्टडी की, हीलियम के केस में देखा, तो हीलियम में देखा कि दो प्रोटॉन है, क्या है, दो प्रोटॉन है, जिनका मास क्या है, तो जो दो प्रोटॉन है, दो प्रोटॉन, इन्होंने देखा कि भाई मास ऑफ एटम क्या होता है, कि इक्वल होता है प्रोटॉन के, यहाँ पर दो हैं लेकिन। तो इससे इन्होंने कंक्लूजन लगाया कि एटॉमिक मास वाज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोटॉन। ठीक है, तो ये सारी चीजें दी इन्होंने। इसके बाद जो कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन क्या निकला, तो कंक्लूजन वो निकाला कि भाई कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है एक चीज और है, जिसका जो मास है किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला, जो मास है जिसका इक्वल होता है किसके, प्रोटॉन के, जिसका कोई चार्ज भी नहीं है। तो एक जिस चीज़ का इन्होंने इन्वेंशन किया उसको बोला गया न्यूट्रॉन। क्या बोला गया, न्यूट्रॉन, जो कि किसके अंदर होता है, एटॉमिक न्यूक्लियाई के अंदर होता है, और उसका जो चार्ज होता है कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन मास किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के इक्वल होता है। तो इस तरह से जो न्यूट्रॉन्स की जो डिस्कवरी हुई,
इस तरह से डिस्कवरी हुई है। चलिए अब बात करते हैं रिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियाई। तो इसके बाद एक थ्योरी आती है, नेक्स्ट थ्योरी आती है बोहर जो साइंटिस्ट थे। यहाँ पर थोड़ी थ्योरी जाना है, आदमी जब थ्योरी जाना पड़ता है तो थोड़ा बोर होने लगता है, तो आप बोर मत होइएगा, एक एक करके समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पॉज कर करके देखिएगा, लेकिन सारी चीज़ें एक एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, कई बार देखेंगे जब जाके आपको याद होगी। सॉरी, देखिएगा, समझिएगा ध्यान से। तो इसके बाद न्यू साइंटिस्ट आते हैं जो इन्होंने रिलेशन निकाला किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, किसके साथ, न्यूक्लियाई के साथ। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो लोकेशन है, जो उसके मोड ऑफ रोटेशंस है, उसको फाइंड किया। कैसे फाइंड किया देखिएगा। तो इन्होंने बोला कि बताया कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियाई के चारों तरफ, न्यूक्लियाई की चारों तरफ क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, और किसमें, एक फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। एक जो यहाँ पर सर्कुलर इमेजिनरी जो लाइन खींची आपने पीछे भी देखी थी, उनको बोला जाता है ऑर्बिट, बोला जाता है एनर्जी लेवल। जैसे एक हमारा एटम है, ठीक है, एटम के अंदर ये न्यूक्लियाई है, और ये एटम ये क्या है, न्यूक्लियाई है। तो इस तरह से एक एनर्जी लेवल होते हैं, इनको बोला जाता है ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल्स। इसके अंदर क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं चारों तरफ, इनके अंदर मूव करते हैं। जैसे फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड एनर्जी लेवल, इस तरह से इनको नाम भी दिया जाता है। या बोला जा सकता है कि इनको KLMNOP, इस तरह से इसको नाम भी दे सकते हैं। तो इनको इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, KLMNOPQ, किस तरह से भी, कितने भी आप इसको नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो कई सारे एनर्जी लेवल हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे कई सारे नाम भी दे रखे हैं, कई सारे एनर्जी लेवल भी हो सकते हैं, KLMNOPQ, इस तरह से बहुत सारे एनर्जी लेवल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद देखिएगा कि देख लिया आपने सब एटॉमिक का अगर जो रिप्रेजेंटेशन है, अगर इसको रिप्रेजेंट किया जाए, मॉडर्न एटॉमिक जो थ्योरी है उसका जो रिप्रेजेंट किया जाए कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का, तो वो भी किस तरह से किया जा सकता है। एक बार मैं थोड़ा स्पीड में ही बता देता हूँ क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो देखिएगा रिप्रेजेंटेशन किस तरह से हो सकता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये देखो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है आपको। अंदर क्या है, न्यूक्लियाई वाला पार्ट है, यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, और ये जो ऑर्बिट है, सेल है, यहाँ पर क्या है, सॉरी न्यूक्लियाई है, इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं कहाँ पर, इसमें इमेजिनरी पाथ, ऑर्बिट को या सेल को क्या है, इमेजिनरी पाथ भी बोलते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। अब इसमें जो पार्टिकल्स का कुछ चार्ज दे रखा, मास दे रखा, क्या क्या किस तरह से यहाँ पर समझाया गया है थोड़ा सा, कि देखिएगा। हाँ सॉरी, पॉजिटिवली चार्ज क्या है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है हमारा, है ना। और न्यूट्रॉन्स में क्या होता है, कोई भी चार्ज नहीं होता, देखो जीरो चार्ज दे रखा है। मास, यूनिट मास, ये यूनिट मास शो किया गया, ये प्रोटॉन में भी यूनिट मास इस तरह से शो किया गया। और साथ में इलेक्ट्रॉन्स में क्या है कि चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, साथ में कोई भी मास नहीं होता है। और पॉजिटिव चार्ज किस में होता है, प्रोटॉन में होता है। तो ये थोड़ा सा एक रिप्रेजेंटेशन ब्रीफ स्ट्रक्चर बनाया गया है उसका, एटम का। इसके बाद देखिएगा, अब थोड़ा सा और समझते हैं इसके बारे में, देखिएगा। हाँ देखिएगा, तो अब आपने जैसे स्ट्रक्चर इसका समझ लिया है, अरेंजमेंट तो ये उसमें देखा है आपने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का। अब थोड़ा सा और साथ में जो समझ लीजिएगा कि क्योंकि अब ये सारी जो केमिस्ट्री जब तक आप पढ़ेंगे, आपका जो पीरियोडिक टेबल यहाँ पर लिखा है, पीरियोडिक टेबल, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है, ठीक है। मेंडलीव साहब ने 1869 में इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दी थी। तो ये अभी तो आपकी स्टार्टिंग है, लेकिन इतने आपको याद नहीं करना है, जो एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं थोड़े बहुत अभी आप कर लीजिए, 10 दे रखे हैं, 10 ही कर लीजिए, इतना काफ़ी है। लेकिन आपको इन फ्यूचर बहुत सारे आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक पीरियोडिक टेबल पे एक बड़ा सा लेक्चर बना के दूंगा बहुत, जिसमें कि सारा जो 118 एटॉमिक जो 118 एलिमेंट्स हैं सभी के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो खैर अभी आपको इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है कोई भी, तो अभी जो दे रखे हैं आप थोड़ा सा ओवरव्यू ले लीजिए इसका। यहाँ पर सिर्फ 10 एटॉमिक नंबर दे रखे हैं। अब क्या एटॉमिक नंबर होता है, क्या मास नंबर होता है, ये टर्म्स आपने नहीं सुने हो, लेकिन अभी मैं आपको सारे क्लियर कर दूंगा। जैसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पर दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है। पहली बात तो ये देख लो, ये क्या है, एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, मेंडलीव की टेबल है, मेंडलीव साहब ने जो दी थी। तो इसमें अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट्स का, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे होता है। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है ये भी नहीं पता होगा, ठीक है। तो देखो समझो क्या कि जैसे दे रखा है, नाइट्रोजन दे रखा है, तो जो नंबर लिखा होता है इस तरह से, इसको 7, इसको एटॉमिक नंबर बोला जाता है। इसके बाद फिर एटॉमिक मास बोला जाता है। तो एक एक से है, जैसे हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक नंबर, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, 6, 7, इस तरह से सारी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इस तरह से वो चले जाते हैं सारे। तो ये तो है एलिमेंट्स,
ये किस बेस पर है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर के बेस पर सारे। तो और भी दे रखे हैं जैसे एलिमेंट, यही सारे दोबारा से दे रखे हैं। अब इसमें क्या है कि आपने देख लिया एटॉमिक नंबर क्या है और एटॉमिक मास क्या है। कहीं कहीं क्या होता है, एटॉमिक नंबर नीचे दे रखा होता है, एटॉमिक मास ऊपर दे रखा होता है, तो इस तरह से भी कहीं कहीं आपको मिलेगा। तो जो एटॉमिक नंबर है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, किस तरह से हम निकालेंगे रिलेट विद द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन की हेल्प से, वो हम कैसे समझेंगे। क्योंकि आपको एटम के जो पार्ट्स हैं, जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उनके बारे में पता है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, तो उसी से आपको रिलेट करना है किसको? एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास को। तो कैसे रिलेट करेंगे, कैसे पता करेंगे? देखिए, अगर आपने जैसे कि आपको पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने कैलकुलेट कर लिए, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ क्या होते हैं? प्रोटॉन्स भी होते हैं, और वही हमारा क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ या फिर एटॉमिक नंबर, वो ये तीनों क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। जितना हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, वही हमारा एटॉमिक नंबर भी होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ हो गई। इसके बाद और देखिएगा, अब अगर हम मास नंबर की बात करते हैं, तो मास नंबर क्या है? देखिएगा, मास नंबर क्या है? मास क्या है? तो मास होता क्या है? मास ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो एटम के अंदर जो एटम का मास होता है, जो न्यूक्लियाई का मास होता है, वो किसके इक्वल है? जो एटम का मास है वो किसके इक्वल है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का तो कोई मास होता नहीं है, तो टोटल न्यूक्लियाई का ही तो मास आएगा। तो न्यूक्लियाई का जो मास है क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के इक्वल। तो एटॉमिक मास भी हम अगर कैलकुलेट करेंगे, वो किसके इक्वल होता है? वो सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूक्लियाई, दोनों के सम जब हम कर देंगे मास का, वो हमारा किसका मास निकल आएगा? मास ऑफ द एटम। वो किसका आ जाएगा? मास ऑफ एटम कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कुछ चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन का दे रखा है, एटम, हाइड्रोजन एटम दे रखा है। तो हम अगर कैलकुलेट करना चाहें तो 1 है, हाइड्रोजन क्या है? प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 1 है, तो मास नंबर भी हम निकाल सकते हैं, है ना। तो मास नंबर भी निकाल सकते हैं। तो मास नंबर देखो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का कोई मास होता नहीं है, तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा? 1। जैसे कार्बन दे रखा है C6 एस्ट्रॉल, देखो यहाँ पे नीचे लिखा है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऊपर लिखा है। ठीक है, तो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो प्रोटॉन क्या है? 6 प्रोटॉन इसमें, और न्यूट्रॉन भी 6 है। तो एटॉमिक मास अगर कैलकुलेट करना, निकाल सकते हैं सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, क्या आ जाएगा? 12। न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। न्यूट्रॉन कैसे निकाल सकते हैं? इसमें से न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, कैसे? मास नंबर माइनस प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने? 6, तो क्या हो जाएगा? 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट्स हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप रिपीट करिएगा, दोबारा से देखिएगा, क्योंकि मैं बार बार जब बनाऊंगा तो और भी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि भाई एटॉमिक वेट, अभी आपने एटॉमिक मास पढ़ा था सॉरी, एटॉमिक मास पढ़ा था, अब यहाँ पे एटॉमिक वेट की बात हो रही है। तो एटॉमिक वेट क्या होता है? अगर हम सॉरी 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 अगर हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, तो रिलेटिव एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट ये कैसे आता है? देखिए, अगर कोई भी एटम है, उसका जो मास है बहुत छोटा हो, बहुत कम होता है। अगर आप ऐसे नहीं कोई भी एलिमेंट लेके आओ, उसका एक आपने एटम निकाल लिया, ऐसे निकाल भी नहीं सकते, और उसका मास भी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इसका कंपैरिजन करते हैं, कंपेयर करके हम क्या करते हैं? इसका मास कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड कुछ चीज़ मान के। जैसे कि हमने हाइड्रोजन, अब फिर उसके बाद पहले हाइड्रोजन मानते थे, अब क्या मानने लगे? कार्बन को भी हम स्टैंडर्ड मान के कंपैरिजन करके इसका वेट कैलकुलेट करने लगे हैं। तो होता क्या? रिलेटिव, अगर एटॉमिक मास की बात करेंगे या एटॉमिक वेट है उसके अगर बात करेंगे, क्या होता है? नंबर ऑफ टाइम्स वन एटम ऑफ एलिमेंट, जो कि किससे ज़्यादा होगा? हैवियर देन द मास ऑफ द वन मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन, एक एटम हाइड्रोजन से ज़्यादा होगा। जैसे इसमें भी दे रखा है। अगर हम बात करेंगे किसकी? एटम की, कार्बन के कंपैरिजन में निकालेंगे तो क्या होगा? हैवियर देन द 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम। तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मॉलिक्यूलर वेट की बात करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट भी हम अगर हाइड्रोजन कंपेयर करेंगे तो हैवियर होगा किससे? 1 एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन। अगर कार्बन की बात करेंगे, कार्बन से क्या होगा? 1/12 मास ऑफ द कार्बन एटम से हैवियर होगा। तो 1 मॉलिक्यूल एंड 1 मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ द सब्सटेंस किससे हैवियर होंगे? हैवियर देन द मास ऑफ द 1 एटम, 1 एटम ऑफ द हाइड्रोजन, मास ऑफ द हाइड्रोजन। या कार्बन से कंपेयर करेंगे 1/12 मास ऑफ द कार्बन। तो ये बेसिक है चीज़ें। तो अभी
इतना आपको इसमें डीपली नहीं जाना है, इतना ही डेफिनेशन से आप याद इनको रिलेट करिएगा, और ज़्यादा कोई इसकी रिक्वायरमेंट अभी फिलहाल है नहीं। हाँ, अब देखिएगा इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इसमें क्या है कि जो आपने इलेक्ट्रॉन्स अभी पढ़े हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है एटम के अंदर। तो डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कर सकते हैं आप, जैसे ये जो आपने एनर्जी सेल या फिर KLMN पढ़ी थी, जो ऑर्बिट आपने पढ़े थे, उनमें किस तरह से उनको प्लेस कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है 2 × n n स्क्वायर, है ना, 2 × n⁻², या फिर 2n²। n क्या है, इंटीजर है, n की वैल्यू रखते चले जाओगे तो जो k है, l है, m है, n है, इस तरह से सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको फिल करते चले जाओगे। जैसे n = 1 रखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, 2। n = 2 रखोगे, 2 × 4 = 8, 8 आएंगे। 3 रखोगे, 3 × 9 = 18, तो 18 आ जाएगा। तो ये KLMN इस तरह से इनमें जो सेल्स हैं इनका इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से आप कर सकते हो, इनको इस तरह से प्लेस कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको एक चीज़ भी याद रखनी साथ में कि इसमें जो आउटर मोस्ट सेल में है कभी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स प्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं, इसको समझिएगा। सोडियम जो एटम है, तो इसमें देखो सोडियम एटम अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, जैसे कि सोडियम है, सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है क्या है, या प्रोटॉन नंबर कितने, 12 होते हैं, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 11 है। तो अब 11 हमको प्लेस करना है, ठीक। तो 11 को अगर प्लेस करना है तो क्या है, के में 2 आ गए, और इसके बाद जो बचे हुए हैं, क्योंकि 2 ही प्लेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखो फर्स्ट जो के सेल है उसमें सिर्फ मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स में प्लेस कर सकते हैं। फर्स्ट में तो 2 ही कर सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सेल की बात हो रही है जिसमें 8 से ज़्यादा नहीं प्लेस कर सकते। तो अब बचे कितने, 9। तो 9 की 9 कैसे में प्लेस कर दोगे, नहीं, ये रॉन्ग मेथड है, गलत है, इनकरेक्ट है, ये नहीं कर सकते। तो क्या करोगे, एक को आप शिफ्ट करोगे दूसरी सेल में, मीन्स LM में शिफ्ट कर दोगे। सेम जैसे अगर कैल्शियम है, कैल्शियम का क्या होता है, 20 एटॉमिक नंबर, तो 20 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 20 इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस करना है। तो K में 2, L में 8, बचे हुए क्या है कि 10 के 10 के इसमें प्लेस कर दोगे, नहीं, इसमें मैक्सिमम 8 प्लेस कर सकते हैं, और 2 को नेक्स्ट वाली सेल में प्लेस कर दोगे, ठीक है। तो ये तो था इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। अगर क्लियर नहीं हुआ तो एक बार और रिपीट करके आप समझिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं, इसका एक छोटा सा मैं ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रखना है। टॉप का मतलब क्या होता है, अगर टॉप पे जाएंगे ऊपर, जैसे अपना सर कहाँ होता है, टॉप पे होता है ऊपर, ठीक है। ऊपर क्या है, आपके बाल हैं, ठीक है। तो आइसोटोप और आइसोबार, तो दो ऐसे चीज़ें हैं, इनको मैं दोनों साथ रिलेट करता हूँ। ये क्या है, टॉप है, एक मिनट, ये टॉप है, देखिएगा ये टॉप है, एक होता है आइसोबार। दोनों चीज़ों के एक बार बता दे रहा हूँ, आइसोबार है ना, आइसोबार। तो आइसोबार, टॉप से टॉप, अभी ऊपर मत जाओ, टॉप से देखो, बार का मतलब क्या है, बाल, जो आपकी बाल होते हैं ऊपर। तो बाल मतलब ऊपर, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो, जैसे कि अभी आपने लिखा था इस तरह से, आपने कार्बन लिखा था, कार्बन क्या होता है, 6 and 12, ये होता है C6 and 12, मतलब एटॉमिक नंबर 6 एंड जो मास नंबर है क्या, 12 है। तो बार का मतलब क्या, बाल आपके ऊपर होते हैं, ऊपर, तो ऊपर वाला मतलब ऊपर वाला सेम रहेगा, जिसमें ऊपर वाला सेम है वो क्या होगा, आइसोबार। और अब बचा क्या, नीचे बचा है, तो जिसमें नीचे वाला सेम है उसमें क्या बोलोगे, आइसोटोप। तो आइसोटोप आइसोबार को इस तरह से कोरिलेट कर सकते हो, जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है वो हो जाएगा आइसोटोप, जिसमें एटॉमिक मास सेम है वो हो जाएगा आइसोबार। तो आइसोटोप में क्या होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, दूसरा क्या होगा, डिफरेंस ही होगा ये। तो एक चीज़ याद रखनी है, दूसरा अपने आप लेट कर देना, तो क्या है, एटॉमिक नंबर इसमें सेम हो जाएगा। तो जिसमें एटॉमिक नंबर सेम है उसको बोलेंगे आइसोबार। जैसे हाइड्रोजन के जो आइसोटोप होते हैं कितने, 3 होते हैं, इसको बोला भी जाता है H12, H11, H12, H13। तो बोला भी जाता है प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम, लिखना चाहो लिख सकते हो, प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम। तो ये तो है आइसोटोप के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स दे रखे हैं, है ना, प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्राइटियम, ठीक है। इस तरह से इनके नाम भी होते हैं, तो यहाँ से आप इनको देख सकते हो। इस तरह से जो ऑर्बिटल स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर बना हुआ है, ये मैंने बता दिया काफ़ी, अब इनको समझ सकते हो अच्छे से, ठीक है। KLMN में किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को प्लेस किया जाता है। तो इसके बाद और देखो कुछ और स्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट दे रखा है, आप इनकी या तो स्क्रीनशॉट ले लो या एक एक करके इनको देख लेना। हाइड्रोजन का दे रखा है, एक एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन, हीलियम, फिर लिथियम, बेरिलियम, ये सारी KLM इस तरह से सेल में चलता चला जाएगा, ये फिल होता चला जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है, कितने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, किस तरह से इसको KLMN में फिल करना है। इसके बाद बोरॉन है, ठीक है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
तो ये सारे एक एक करके बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनको आप स्क्रीनशॉट लेके समझ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। तो यहाँ तक दे रखे एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, आर्गन है, पोटेशियम है, कैल्शियम, 20 तक ही है, इससे ज़्यादा आपको याद नहीं करना, अभी कोई रिक्वायरमेंट भी नहीं है। नेक्स्ट क्लासेस में जब हायर क्लासेस में पहुँचोगे आप 9th 10th तब जाके आपको थोड़ा सा इन पर और अच्छे से पता चलेगा। तो ये तो हो गया इसके बारे में। और भी ये दे रखा है, जैसे कि इसमें दे रखा है जो पीछे वाला था उनको ही प्लेस किया गया, एटॉमिक नंबर है, मास नंबर है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इस तरह से KLMN इस तरह से प्लेस किया गया, वहाँ आप देख लो, यहाँ भी समझ लो। साथ में बैलेंसी, अभी नेक्स्ट पॉइंट पे मैं बताऊंगा बैलेंसी क्या होती है। दे रखे हैं कि हाइड्रोजन क्या है, हीलियम क्या है, एंड लिथियम क्या है, बेरिलियम क्या है, बोरोन क्या है, ये किस तरह से मेटल है, नॉन मेटल है, या फिर नोबल गैसेस हैं। अभी नोबल गैसेस के बारे में पीछे मैं बताऊंगा बहुत अच्छे से, आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा जिससे कि नोबल गैसेस कभी लाइफ में आप भूलेंगे नहीं, इस तरह से आपको ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, तो मेटलाइट्स भी है, मेटलाइट क्या होती है, जिनके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। ये सारे इस तरह से ये 20 तक कैल्शियम तक आपको एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आप एक बार इनकी स्क्रीनशॉट लेके समझ लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। सारे याद करने हैं आपको, 20 तक ही याद करने हैं, अभी कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन 20 तक आपको याद होने चाहिए, आपको काम में आएंगे आगे। तो अब देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। हाँ देखिएगा, तो अब बात करते हैं बैलेंसी। बैलेंसी क्या होती है, टर्म बैलेंसी आया कहाँ से? ठीक है, समझो ध्यान से, इसकी दो डेफिनेशन मैं बताऊंगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, तो आप दोनों में से कोई भी याद कर सकते हैं। तो बैलेंसी क्या है कि नंबर ऑफ, सबसे पहले जो फर्स्ट बैलेंसी है कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वो कंबाइन कर रहे हैं, है ना, कि किसी भी एटम के कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं और फॉर्म क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड को बना रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जैसे कि हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl, एक हाइड्रोजन है, तो इसकी बैलेंसी क्या हो जाएगी, किसकी, क्लोरीन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यहां पर क्या H2O मींस वाटर, कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, मींस ऑक्सीजन की बैलेंसी क्या हो जाएगी, 2। तो एक तो डेफिनेशन ये होगी आपकी, इस तरह समझ सकते हैं। दूसरी क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने डोनेट हो रहे हैं और कितने एक्सेप्ट हो रहे हैं, कितने दे रहे हैं और कितने लिए जा रहे हैं, कितने दे रहे हैं या कितने लिए जा रहे हैं, है ना, किस लिए, कि नोबल गैसेस तक पहुंचने के लिए, मतलब इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन अपना नोबल गैसेस की तरह अचीव करने के लिए। अब नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आपने पीछे एक बार अच्छे से देखना कि नोबल गैसेस में या तो आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, मींस क्या है, कंप्लीट है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, या आउटर मोस्ट सेल क्या है, कंप्लीट है, या फिर 8 होंगे। कौन कौन से होती है नोबल गैसेस? हाँ देखिएगा कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके सॉरी हाइड्रोजन नहीं, माफ कीजिएगा, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, यहां पर लिखिए, तो हाइड्रोजन है ना, नियॉन इस तरह से, एंड आर्गन, एंड क्रिप्टॉन, जीनॉन एंड रेडॉन। तो ये जो वो नोबल गैसेस होती हैं, इस तरह से आपको इनका जो आउटर मोस्ट होते हैं क्या होती है, कंप्लीटली फिल्ड होती हैं। तो एक ट्रिक है जो आप अगर ज़रूरत है तो आप याद कर सकते हो, लिख भी सकते हो कि हीना, नीना, एक बार मैं लिख दे रहा हूँ, ये हीलियम हो गई, नियॉन हो गई, आर्गन हो गई है, ठीक है। इसके बाद ऊपर लिख दे रहा हूँ क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, एंड रीडॉन है, RN, है ना, रीडॉन है, RN। तो हीना, नीना और करीना, सबसे सेक्सी रीना, ठीक है, सबसे सेक्सी रीना। तो इस तरह से आप जो 6 की 6 जो नोबल गैसेस उनको याद रख सकते हैं। कोई अभी अगर आपको जरूरत है तो याद कर लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, देखिएगा। तो अब इसके बाद बात करते हैं कि 2 चीज होंगी बैलेंसी निकालने के लिए, या तो इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट किया जाएगा या फिर एक्सेप्ट किया जाएगा, 2 ही चीज हो सकती हैं। तो इन द केस ऑफ द, अगर इलेक्ट्रॉन्स क्या किए जा रहे हैं, डोनेट किए जा रहे हैं, है ना, एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट किए जा रहे हैं। मोस्टली जो डोनेट करते हैं, जो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनके पास फिर क्या आ जाता है, पॉजिटिव भी चार्ज आ जाता है। तो चार्ज भी याद रखना है, जिसके पास पॉजिटिव भी चार्ज आ गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया, उसको क्या बोलते हैं, कटायन, क्या बोलते हैं उसको, कटायन बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है, कटायन। मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स डोनेट करते हैं। कौन करते हैं, मेटल्स, जिसके आउटर मोस्ट सेल में या तो 1 हो या 2 हो या फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल में 1 2 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, जो कि क्या कर देते हैं, डोनेट कर देते हैं अपना आउटर मोस्ट सेल, किसके लिए, बिल्कुल फुलफिल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। तो इस तरह से क्या, अगर 1, जैसे यहाँ पर दे रखा है सोडियम, सोडियम क्या आउटर मोस्ट सेल में 1 है, मैग्नीशियम में 2 है, एल्युमिनियम में 3 है, तो इस तरह से ये क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे। तो जो बैलेंसी है वो क्या आ जाएगी, इसकी पर्टिकुलर बैलेंसी आ जाएगी। नियॉन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, इसको अचीव करने के लिए देखो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, सेम हो गया। और जो पॉजिटिव चार्ज आता है उसको क्या बोलते हैं, कटायन। तो क्या हो जाता है, कटायन फॉर्म्ड होता है। अब इसके बाद जो एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, जो कि एक्सेप्ट करते हैं या फिर गेन करते हैं। तो नॉन मेटल में क्या क्या आता है, क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन है और बहुत सारे हैं।
इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने हैं, एक या तो 4 होंगे या 5 होंगे या 6 होंगे या 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि उनको कम रिसीव करना है, कम गेन करना है, कम एक्सेप्ट करना है। तो इस तरह से क्लोरीन को क्या 1 मिल जाए तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन जो है स्टेबल हो जाएगा उसका। तो यहाँ पे इसको 1 की रिक्वायरमेंट, 1 बैलेंसी हो जाए, इसको 2 की है, इसको 3 की है, तो इस तरह से पर्टिकुलर बैलेंसी इसकी 1 2 3 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो था इसका बैलेंसी के बारे में। तो अब बात करते हैं जो अब लास्ट टॉपिक है, स्टेबिलिटी, स्टेबल एंड अनस्टेबिलिटी, स्टेबल या अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। जो कॉन्फ़िगरेशन है स्टेबल है या अनस्टेबल है, जैसे आपने पीछे पढ़ा था कि अगर आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे कि सारे जो नोबल गैसेस उनका क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ना ही वो दे सकते हैं ना ही ले सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, स्टेबल हैं, बैठे हैं अपने सुकून से। लेकिन अनस्टेबल क्या होता है, वो क्या करते हैं, या तो दे सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लूज करेंगे या फिर गेन करेंगे, या फिर क्या कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। जैसे अब इनकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं या फिर रिसीव हो रहे हैं, गेन कर रहे हैं या फिर शेयरिंग हो रही है, इसकी वजह से क्या फॉर्म होते हैं, हमारे फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड का फॉर्म होता है। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, ये समझिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आखिरी टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख लिया तो आप सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इंटरनली आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मोस्टली बीच में ही छोड़ के भाग जाते हैं, क्योंकि किसी के बस का नहीं इतना लंबा लंबा वीडियोस देखना। लेकिन मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की है, तो आप लोगों को भी थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र होते हैं, अगर ट्रांसफ़र होते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे कि अगर सोडियम है, सोडियम में आउटर मोस्ट शेल में कितना 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखा है। इसको नियरेस्ट जो इनर्ट गैसेस है, इसको कॉन्फ़िगरेशन क्या 2 8 होना चाहिए। अब क्लोरीन को भी क्या चाहिए, आउटर मोस्ट शेल में 7, इसको भी 1 चाहिए होता है। तो आपस में क्या कर लेते हैं, स्टेबल करने के लिए एक दूसरे को शेयरिंग कर लेते हैं। तो एक जो इलेक्ट्रॉन्स है इसका क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है, और शेयर होने के बाद जो कंबाइन होता है हमारा एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, इसको बोला जाता है सोडियम क्लोराइड। देखिए इसने एक दिया और एक इसने एक्सेप्ट कर लिया, तो इस तरह से क्या हो जाएगा, कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जहां भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। और अगर ट्रांसफर नहीं हो रहा है, शेयरिंग हो रहा है, मीन्स तुम भी यूज कर लो हम भी यूज कर लें, तो उसको बोला जाता है कोवैलेंसी। क्या बोला जाता है, कोवैलेंसी। तो देखिएगा कोवैलेंसी क्या है, जैसे कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की, दूसरे ऑक्सीजन से क्या करता है, कंबाइन करता है। तो कंबाइन करेगा तो अब क्या है, ऐसा तो नहीं 6 के 6 दे दे, नहीं, 2 की जरूरत है, तो आपस में 2 क्या कर लेंगे, अपने अपने दोनों को शेयरिंग कर लेंगे, शेयर कर लेंगे। तो जो शेयरिंग की वजह से जो कंपाउंड हमारा फॉर्म्ड होता है उसको बोलते हैं कोवैलेंसी या फिर कोवैलेंट कंपाउंड। अभी ये इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर कोवैलेंट कंपाउंड और फर्दर न्यू क्लासेस में, बड़ी बड़ी क्लासेस में, 8th क्लास के बाद अब जब 9th में पहुँचेंगे तब आपको इससे सामने करना पड़ेगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो कोवैलेंसी और इलेक्ट्रोवैलेंसी याद रखिएगा। तो ये तो था होल एनालिसिस ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत टाइम देना पड़ता है, सब आप लोगों के लिए। तो लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।